अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और ये मुश्किलात हुकूमत या सियासी मुखालिफन की पैदा करदा नहीं। तल्ख है लेकिन हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन भी खुद तहरीक इंसाफ ही बनकर सामने आई है। ये महज सियासी इल्जाम नहीं बल्कि इसकी वजह पार्टी की दायरों में घूमती सियासत है। ये एक ऐसा सफर है जहां पूरी पार्टी एक मौक़िफ़ अपनाती है, उसे दोहराती है, सोशल मीडिया पर उसका खूब चर्चा किया जाता है। जब माहौल गर्म हो जाता है तो फिर खुद ही इसमें तजाद पैदा करके पीछे हट जाती है। 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च अपना मकसद हासिल कर सका, ना उसके बाद एहतजाज की कोई कॉल कामयाब हो सकी। स्ट्रीट मूवमेंट का बड़ा शोर था। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर कराची के तूफानी दौरे भी किए, मगर इनसे भी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ बरामद ना हुआ। फिर धरने देकर पूरा पाकिस्तान बंद करने का दावा किया गया, लेकिन फिर पता चला कि यह अपने ही सूबे का नुकसान हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला फेस सेविंग ना बनता तो इस पर भी जगहसाई होती। इसके बाद वजीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी की रिहाई फोर्स बनाने का बयान दाग दिया। अब एक धड़ा इसे हतमी फैसला करार देता है, दूसरा सियासी कमेटी की मंजूरी की शर्त लगा देता है। नतीजा कंफ्यूजन, इंतशार और क़यादत के बहरान की शक्ल में सबके सामने है। पार्टी के अंदर इख्तियारात की लड़ाई भी आया है। कभी अलीमा खान मशकूक बनाई जाती हैं, कभी बुशरा बीबी पर सवाल उठते हैं। वकला के धड़े, तर्जुमानों की जंग, एक बयान के फौरन बाद ला ताल्लुकी, ये सब इस बात की अलामत है कि पार्टी कमांड एंड कंट्रोल वाज़े नहीं। इसी तरह बानी की आंख के इलाज और सेहत से जुड़ी खबरों पर भी जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला है। सवाल यह है, क्या यह सियासी मेजोरिटी है, धड़ेबंदी है या दानिस्ता हिकमत अमली? क्या पार्टी वाकई हुकूमत की मुखालिफ है या अपनी ही सफ़ों में ऑपोजिशन कर रही है? अगर एक ही वक्त में मुज़ाहमत भी, मुज़ाकरात भी और लाताल्लुकी भी, तो फिर मंजिल क्या है और कहाँ है? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। पंजोता साहब, पहले एक बयान आपकी तरफ से आया था जिसमें बताया गया था कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई है, और फिर सुहेल आफरीदी का भी एक इस हवाले से बयान सामने आया। पहले वो सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। नहीं मदर पंजोता साहब, अफसार आलम साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया सुहेल आफरीदी की तरफ से, लेकिन यही बयान आपने भी दिया था, और आपको नहीं लगता कि आपने जो बयान दिया जिसके अंदर कहा कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई है, वो उससे कारकुनान के अंदर मजीद इबहाम भी पैदा हुआ? पार्टी कुछ और कह रही थी, आप या कुछ और लोग कुछ और कह रहे थे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेरा आपने बयान चलाया है ना, उसके अंदर भी यही बात की गई है। अगर 85% एक इंसान की आंख ज़ाया हो जाए, 15% बिनाई रह जाए, तो उसका मतलब यही होता है ना कि आपने आंख को नुकसान पहुंचाया, आपने आंख को ज़ाया किया। ठीक है, अब 6/6 तो नहीं रही ना। उसके बाद एक डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी, जिस पर अलामा राजा नासिर साहब ने भी बयान दिया, उस रिपोर्ट को देखकर आज भी हमारा यही मुतालबा है कि खान साहब के ज़ाती मौलिज की निगरानी के अंदर, और जो उनकी फैमिली है वो भी वहाँ मौजूद हो, खान साहब का शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर इलाज किया जाए। तो ये मुतालबा ऐसा है जिसमें कोई ऐसा कानूनी तौर पर कोई मुबहम नहीं है या कोई रुकावट नहीं है। आपको माजी में याद होगा कि जितने भी साबका वजीर आजम गुजरे या कोई भी जितना कोई लीडर गुजरा, वो तमाम जेल के अंदर भी हुए या किसी जगह पर हुए, तो उन तमाम लोगों को ये हक हासिल था कि वो अपने मर्जी के जाती मौले से चेकअप करवा सकें, इलाज करवा सकें। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने, डॉक्टर अदनान उनके साथ रहते थे। तो हमारा पहले दिन से लेकर आज तक मुतालबा ये, सुहेल अफरीदी के बयान उठाएं, मेरे उठाएं या किसी को उठाएं, करफ्ट यही है कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जहां बात है खान साहब की आंख की डैमेज की, जिस दिन सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें कह दिया कि 85% आंख उनकी ज़ाया होगी, और ये बात खान साहब को उनके डॉक्टर्स ने बताई कि 15% रह गई है, तो उसके बाद को तो कोई मुबहम रहते ही। ठीक है, लेकिन मामला सिर्फ एक नहीं है, हैरत अंगेज तौर पर 2-3 मामलात हैं। एक तरफ आप मुज़ाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के लोग उन लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर कहा जाता है, बैरिस्टर साहब जैसे, वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत की तरफ चला जाए। दूसरी तरफ जब कहा जाता है कि एक फोर्स बना रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो फिर पार्टी के तर्जुमान कहते हैं मुख्तलिफ जगह पर आकर के मुशावरत से नहीं किया गया। तो पार्टी के फैसले कर कौन रहा है? मुशावरत हो कहां रही है? देखिए, सबका फोकस जो है ना, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है, उसके लिए हर बंदा जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया कि हम बिल्कुल फोर्स बनाएंगे। उसमें देखें ना कि बात यह है कि उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पार्टी कहती है कि इस फोर्स का नाम ये दें, या फोर्स नहीं, जो पहले विंग्स मौजूद हैं उन्हीं को इकट्ठा करके, या जैसे पार्टी पहले मौजूद है उसी तरीके से जो है वो फलां बंदा लीड करेगा और इस तरीके से हमने लेकर आगे बढ़ना है। मकसद क्या है?
मकसद खान साहब की रिहाई है। अब उसके अंदर मकसद खान साहब की रिहाई है, पंजो साहब कदा कलामी की माजरत करता हूं यहां पर, लेकिन बात यह है कि आपने हासिल क्या किया? आप लोग एहतजाज करने आए, इससे कबल जितनी भी एहतजाज किए वो सब एहतजाज इसलिए किए कि इमरान खान के लिए कोई ना कोई रिलीफ हो सके या इमरान खान को आप रिहा करवा सकें, या अब यह मामला था कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक आपके तहफ्फुज़ात को दूर किया जाए? आप लोगों ने हासिल किया क्या आज तक? क्या इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात नहीं की आपकी पार्टी ने धड़ों में तकसीम होकर या बयानात देकर या जो एहतजाज की हिकमत अमली उन्होंने अपनाई? हाँ, देखिए मामला ये है ना कि ये सारा मलबा डाला जाता है जी कि तहरीक इंसाफ की प्लानिंग ऐसी हो गई। खान साहब खुद बाहर थे, खुद लीड कर रहे थे तमाम मामलात को, जिन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ा, अगवा किया, उन्होंने कर लिया ना। तो अब हम ये कहें कि खान साहब का कसूर है, उनकी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, इस वजह से वो गिरफ्तार हो गए, तो ये मामला नहीं है। मामला ये है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। आप ये भी साथ बावर करें इस चीज को कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, जो 2.5 सालों के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, आपके सामने मामला है सारा कि 1 लाख से ज्यादा तो सिर्फ छापे पड़े हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में। 50,000 के करीब हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, 50 के करीब हमारे लोग शहीद हुए हैं। इसी तरह आप देखें कि हर रोज मुख्तलिफ मुकदमात में लोग पेश हो रहे हैं। तो फस्तायत है, उस फस्तायत के माहौल में जितनी मार तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या लीडरशिप टिकट होल्डर्स MNAs MPAs ने खाई है, किसी और जमात ने तारीख के अंदर ऐसी नहीं खाई। जितना लोग इमरान खान के लिए निकले हैं, किसी और जमात में किसी लीडर के लिए इतने लोग नहीं निकले। तो लिहाजा ये तमाम बातें इस चीज से फोकस हटाने के लिए कि पार्टी टूट गई है जी, पार्टी के फलाना रहनुमाओं को भी केयर करनी चाहिए, उनको बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ये जो आप बात करें, मैं भी यही जिक्र कर रहा हूं। अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि हमें बताया नहीं गया सही तरह से इमरान खान की सेहत के हवाले से, या आंख का मामला अब आया। मिसाल यूसुफजई साहबा कहती हैं कि अलीमा खानम साहिबा ने सबको बताया, और उनका फिर अगस्त का बयान भी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इमरान खान की आंख मुतासिर हो रही है। पार्टी के वो वर्कर जो मार खा रहे हैं, जिन पर मुकदमात हैं, क्या वो ये डिजर्व नहीं करते क्योंकि ऐसी हिकमत अमली हो जिस पर मुस्तकिल तौर पर चला जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि हिकमत अमली ज़ाहिरी बात है पार्टी की लीडरशिप ने ही बनानी, जिनको खान साहब ने मैंडेट दिया है। पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत है। तो खान साहब ने तहरीक और मुज़ाकरात का मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया। बाकी पार्टी PTI जो है उसको डिसिप्लिन चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ने करना है कि वो किस तरह PTI के मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वो उस तरीके से जो उनको समझ आ रहा है अपनी सूझबूझ के मुताबिक ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त जो है आपस के अंदर इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है। दुश्मनों को भी मौका मिलता है। दुश्मन तो चाहता ही है कि ये आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, बजाय ये कि पाकिस्तान की आवाम के मसाइल या जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उन पर फोकस हो। हमारा सारा दिन इसी में लगा रहे कि फलाने ने ये, अब देखें आप 11 अरब रुपए का लाहौर के अंदर जहाज ले लिया मरीम नवाज को झूला देने के लिए। यानी जिस चीज जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम के पैसे को जाया कर रहे हैं, मुल्क लूट रहे हैं, उन पर फोकस होना चाहिए ना। तो मैं उन तमाम रहनुमाओं से भी ये कहूंगा कि होश के आप लोगों का हर एहतजाज जो है वो उस पर नहीं है, आप लोगों का एहतजाज इमरान खान पर है। और फिर यही तो बात है कि दो बुनियादी सादा सी बातें हैं, अगर उस पर क्लैरिटी नहीं है, एक के फोर्स बन रही है नहीं बन रही, सुहेल अफरीदी कह रहे हैं बन रही है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं नहीं बन रही, तो क्या वाकई बन रही है फोर्स या नहीं बन रही और वो क्या करेगी? दूसरा मामला यह है कि कौमी हुकूमत की तरफ आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर साहब अगर उधर बैठे हैं तो कौमी हुकूमत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है या नहीं जा रही? नहीं, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो है आपने इमरान खान रिहाई फोर्स की तो बिल्कुल रिहाई फोर्स का ऐलान इस वक्त तक इंटैक्ट है। अगर उसके अंदर तब्दीली आई तो पॉलिटिकल आपकी स्ट्रेटजी जो है मौके की मुनासिबत के मुताबिक सबसे मुशावरत करके बदलती रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि नहीं ये फोर्स नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो तरीकाकार अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अब दूसरी बात आपने कौमी हुकूमत की, देखिए कौमी हुकूमत ये तमाम तर लॉलीपॉप है, कोई ऐसी बात नहीं। उनके पास क्या कोई मैंडेट है? क्या खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है? उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के चले गए। तो जाहिर बात है हर बंदा उसकी कोशिश होती है कि मैं सियासत के अंदर रेलेवेंट रहने के लिए कुछ ऐसी चीज करूं कि मेरा तज़किरा होता रहे। तो उन्होंने रेलेवेंट रहने के लिए पहले भी उन्होंने कहा जी कि तमाम जमातों को इकट्ठा करते हैं और खान साहब की रिहाई और ये वो। अब कौमी हुकूमत की बात शुरू कर दी है तो ये तमाम बातें फजूल है। खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं दी जा रही। अगर वहां पर मौजूद थे तो वो फजूल थे। आप कह रहे हैं कि फजूल बातें, और फजूल बातों में जो आपके लोग वहां पर मौजूद थे वो भी इसी का हिस्सा है। नहीं, हम तो कोई किसी कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद नहीं थे। हमारी तरह जो PTI है उसको वाज़ेह हिदायत है कि खान साहब ने हिदायत दी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कि वो इसके अंदर मैंडेट रखते हैं तहरीक का या मुज़ाकरात का, तो हम तो उसको लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर अगर ये मुशावरत से बनी है फोर्स,
तो ये फोर्स क्या करेगी? क्या ये एक और लॉलीपॉप तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए? क्योंकि अभी तक के वो जो पहले मैंने सवाल किया, अभी भी बात वहां पर ये कि हासिल वसूल तो कुछ नहीं हुआ ना आपको, या हुकूमत ने आपसे कोई मुज़ाकरात किए, कोई बैकडोर राब्ते हुए, कहा एहतजाज खत्म कर दें, आगे जाके मामला सेटल होंगे? कारकुनान को बताएं तो सही कि अगर आप लोग धरना देने आए थे, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक धरना देने आए थे, इमरान खान के इलाज से मुतल्लिक धरना देने आए थे, कुछ भी नहीं हुआ और आप लोग वापस चले गए। नहीं देखें, बिल्कुल हुआ, आपके सामने है कि इमरान खान साहब बच्चों से उन्होंने बात कराई, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि उन्होंने डॉक्टर्स भेजे और फिर आकर तमाम लोगों ने तसल्लियां दी। नंबर 3, गौर को, अल्लामा राज नासिर को बुला के वीडियो लिंक के ऊपर जो उनके जाती नॉलेज डॉक्टर्स हैं, आसिम वगैरह और जो नदीम है कुरैशी, उनको जूम लिंक के ऊपर लिया कि जी बिल्कुल ठीक है मामला। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको एतमाद है हुकूमत पर? नहीं, एतमाद तो नहीं है ना जी, एतमाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखें, इस वक्त भी हमारा यही मुतालबा है। फिर अदम एतमाद में आप लोग उठ के चले गए वापस? नहीं, उठ के देखें, हम 2 महीने भी बैठे रहते तो 4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आप देखें ना, केपी के अंदर तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस धरने को तब खत्म किया गया ऑपरेशन के जरिए। पुलिस वहां गई, खुद तो किसी ने वहां से उठने की बात नहीं की। नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको पता था जब कुछ नहीं होना तो पाकिस्तान तरीके से आप कुछ नहीं करा सकती, यानी ये मान लिया जाए? नहीं, क्यों नहीं करा सकती? हम जदोजहद कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे। फलस्तीन भी आज सरेंडर नहीं कर रहा, हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जहाद है, जहाद के अंदर जो है अप एंड डाउन आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आपने हारनी होती। आज हर मुश्किल वक्त में पार्टी वापस चली गई। 24 नवंबर में क़यादत वापस चली गई। बात सुने ना, 24 नवंबर में क़यादत वापस चली गई। नहीं, क़यादत वापस को नहीं चली गई, गोलियां चलाई गई हैं 24 नवंबर को। वो लाशें जो है हमने उठाई हैं अपने भाइयों की, बच्चोों की, और उनके मुकदमात भी दर्ज नहीं किए गए। आज भी अनीस सत्ती जो हैं वो शहीद हुए, उनके भाई को कभी उठा ली जाता है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि आप FIR के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी हैं वो वापस लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सफर किया। 5000 हमारे वर्कर्स 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए। मेरे ऊपर खुद मुकदमात है 26 नवंबर के, 22 से ज्यादा मुकदमे इस वक्त मेरे ऊपर हैं। इस तरह मैं तो एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, हर बंदे ने फेस किया है। तो लिहाजा ये बड़ा आसान होता है कहना कि जी आप वापस चले गए, बिल्कुल वापस नहीं गए, ऑपरेशन किया गया। अगर ऑपरेशन ना किया जाता तो कोई भी वहां पर हर बंदा मौजूद होता। जो कह रहा था मोहसिन नकवी की मारूंगा, उन्होंने 6 मारे भाईजान, गोलियां चलाई हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, इतना वहां पर माहौल बना हुआ था, धरना था इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक, वहां पर भी साबिक वजीर आला मौजूदा वजीर आला के सेटअप और फैसलों पर तनकीद कर रहा था, तो इससे क्या पार्टी को फायदा हो रहा था? और क्या उनको पार्टी ने मना नहीं किया कि यह मौका नहीं है अली अमीन गंडापुर को कि तनकीद की जाए? किसी को भी नहीं तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि खान साहब की सेहत का मामला और हम कहें जी फलाना बंदा ये है वो है, नहीं करना चाहिए। अगर सुहेल अफरीदी ने कोई बयान दिया है तो उसे भी नहीं देना चाहिए, अली अमीन ने दिया उसे भी नहीं देना चाहिए, कोई और PTI का रहनुमा उसे भी नहीं देना चाहिए। इससे वर्कर मायूस होते हैं, आपकी इंटेंशन डाइवर्ट होती है। तो लिहाजा फोकस आपका मकसद पे होना चाहिए। तो जो फोकस करता है वही फिर आगे बढ़ता है। तो जो भी इस वक्त जितने भी लोग हैं मेरे रहनुमा सुनने वाले, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम से ये गुजारिश है कि जो है ये टाइम नहीं है आपस में इख्तलाफात पैदा करने का, बातें करने का एक दूसरे के ऊपर। और ये तमाम जो हम बात कर रहे थे इसके अंदर यही एक मौक़िफ़ था कि वर्कर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये जितनी भी हिकमत अमली अपनाई गई, मुख्तलिफ बयानात थे, इसके अंदर वर्कर्स को कंफ्यूज किया गया। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में करेंगे ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नेशनल डायलॉग कमेटी मुसलसल कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा दोहरा रही है, जिसके बकौल मुल्क इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और गिरती हुई मईशत की गिरफ्त में है। सियासी गालम गलोच ने माहौल जहर आलूद कर दिया है और अब वाहिद रास्ता मुफाहमत और डायलॉग ही बचा है। नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़ है कि कौमी हुकूमत नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी अकाबरीन के मशवरे से बनाई जाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के दरमियान डायलॉग की हिमायत करे ताकि सियासी असीरान की रिहाई और बड़ी इस्लाहात पर इत्तफाक मुमकिन हो सके। यह मुतालबा हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ चार्जशीट भी है, क्योंकि यह भी हकीकत है कि तमाम तर सपोर्ट के बावजूद खुद को मुआशी जादूगर कहलवाने वाले कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। ये सरकारी आदत शुमार है कि महंगाई, कमजोर मुआशी नमू, IMF बेल आउट, कोविड और सैलाब के बाद गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो चुकी है, जो 2019 में 24.5% थी। यानी 24 करोड़ आबादी में से तकरीबन 6 करोड़ 94 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं।
देहात में गुर्बत की शरह शहरों से दुगनी है। ऐसे में अगर कौमी हुकूमत ही हल है तो क्या मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम कर रही है? और अगर सब एक मेज पर बैठेंगे तो क्या आवाम की जिंदगी बदल पाएगी या ये भी एक और सियासी तजर्बा होगा? इसी पर बात करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कौमी हुकूमत की बात की, फिर नेशनल डायलॉग कमेटी के प्लेटफॉर्म से भी नेशनल हुकूमत की बात की गई है। तो क्या नेशनल जो हुकूमत है, कौमी हुकूमत है, वो बनाने की बात या तजवीज़ कहीं ज़ेरे गौर है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, कौमी हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को मिला के एक हुकूमत बनाई जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक जमहूरी सेटअप के अंदर कि एक बड़ी फ़ाल और इफ़ेक्टिव किस्म की अपोजिशन होनी चाहिए। तो ये जो सारा कौमी हुकूमत वाला जो सिलसिला है ये उसके अंदर फिट इन नहीं कर सकता। और कौमी हुकूमत जो है वो मतलब कि ऑलरेडी हम पीपल्स पार्टी के साथ अलाइड है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइड है। तो मुझे इसकी कोई मजीद रिक्वायरमेंट मेरी तो समझ से मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कोई इसकी ज़रूरत है। ये मतलब कि ये कुछ लोग ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो उन्हें अकोमोडेट किया जाए इसी सिस्टम के अंदर, मगर मुझे इसका ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस आर्गुमेंट की बेस वो चीज बनती है कि जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई खासतौर पर पिछली इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, वो महंगाई थी। अब जो खबरें सामने आई उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% यानी 6,97,00,000 अफराद खते इफलास से नीचे चले गए हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर कहा जा रहा है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजीज फेल हो गई हैं और इसी बुनियाद पर बात की जा रही है कि फिर एक कौमी हुकूमत की तरफ चलते हैं। तो हुकूमत क्यों महंगाई को काबू करने में या लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में कामयाब नहीं हुई? देखिए, बात यह है कि जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त गुर्बत जो थी वो 39% के ऊपर थी। हमने 2013 से 2018 तक मेहनत करके गुर्बत को लेके चले गए 22% के ऊपर। और 2018 के बाद ये जो हमने प्रोजेक्ट इमरान खान था ये लगाया और उसकी सूरत में जो तबाह बर्बादी इस मुल्क के अंदर आई, चाहे वो सोशल हो, फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, तो वो उसके नताइज फिर ये हुए कि आज हम जो है वो 28% के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये ज़्यादातर काम 18 से 22-23 तक हो चुका था। बिलखुसूस जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो छोड़ा गया। फिर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए पूरी एक तहरीक चलाई गई। फिर IMF को लेटर लिखे गए कि ये इनको कर्जा ना दिया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है वो कल्मिनेट हुई इसमें कि जो हम अभी 28% के ऊपर पहुंच गए हैं। शुक्र करें 28% पे है, ये इससे बहुत ऊपर जाना था मामला। अगर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना आती और मामलात को ठीक ना किया जाता और अगर अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट हो जाते तो ये 80% हो जाती है। अभी ये जो 70-80% पे चले जानी थी। तो ये तमाम मामला है। और इस तरह आप अगर किसी भी फिगर को उठा के कहे कि जी ये मुल्क के हालात, भैया आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना आपको। आप अपने कौमी हुकूमत के चक्कर में उल्टे सीधे फिगर्स तो नहीं कोट कर सकते ना। बात ये है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाह बर्बादी के, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत बना ली जाए। भाई पहले आप कौम से माफ़ी मांगे, कौम को बताएं कि आप इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए तहरीक क्यों चला रहे थे। कौम को ये बताएं कि आपने क्यों IMF का लेटर जो है वो IMF को लिखा। लेकिन सेनेटर साहब देखिए ना, आप जिस सिचुएशन के अंदर अब मौजूद हैं, आपके खिलाफ तो कोई ऑपोजिशन भी नहीं है। फिर तकरीबन 3-4 साल PDM की हुकूमत को मिलाकर इस वक्त जो ये सेटअप है जिसका आपने खुद भी जिक्र किया और ये इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत एक चलाई जा रही है, ग्राउंड लेवल पर तो लोगों की बाइंग पावर नहीं बढ़ी और गरीब तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। तो इन आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर सवाल तो फिर उठ रहे हैं कि हुकूमत को अगर कोई ऑपोजिशन का सामना भी नहीं है और सब कुछ एक पेज पर है तो क्यों फिर काम नहीं हो रहा? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल नहीं हुए PDM की हुकूमत को। ये फिक्र गलत है। जो पहली हुकूमत थी जब उसको हालात मिले तो तकरीबन 16 महीने रह गए थे पिछला टेन्योर कंप्लीट होने में। उसमें हमने फायर फाइटिंग करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। उसके बाद एक केयरटेकर सेटअप आया। उस केयरटेकर सेटअप ने कुछ 6-7 महीने मुल्क को चलाया
और उसके बाद एक इलेक्शन हुआ और फिर उस इलेक्शन के सूरत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो भी है वो आई, जिसको भी आए हुए 2 साल हुए हैं। तो उसको अब ये 4 साल वाली कहानी जो है ये उसमें फिट नहीं होती। मैं 2 साल और कितना टाइम चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 13 से 18 जब हमारे पास इख्तियार था, हमारे पास इक़्तिदार था, तो हमने जो है वो 39% से 22% के ऊपर गुर्बत को ले गए थे। तो ये चीज़ें करने में टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होती कि आप कहेंगे जी बस अब हमारा दिल चाह रहा है तो अब कल हो जाए, इस तरह नहीं होता। और जो गलत फैसले होते हैं ना उनके फिर दूरअस नताइज होते हैं। ये जो गलत फैसले हमने लिए थे आज से 15-20 साल पहले, उनके नताइज जो है वो हमने 18 से 22 भुगते। तो ये कौमी हुकूमत वगैरह शोशा जो है ये मैं नहीं समझता इसके कोई ग्राउंड पे इसकी कोई गुंजाइश लेकिन मौजूद है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सेहत पर एहतजाज किया। ईद के बाद वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स भी बनाने जा रहे हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2024 नवंबर में जो मामला हुआ था उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डील की ऑफर की गई थी। अगर वही मोमेंटम ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा बना लेती है तो फिर वही डील दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा सकती है। देखिए सियासत के अंदर जो है वो मामलात एक दफा हाथ से निकल जाए, वक्त निकल जाए तो फिर वो उस तरह वापस नहीं आते। कि जो 26 नवंबर वाला मामले को भी अब गुजरे हुए बड़ा टाइम हो चुका है, तो 1.5 साल हो गया। तो ये उसको जो है मैं नहीं समझता कि रेप्लिकेट दोबारा किया जा सकता है। बिलखुसूस आप ये बात ज़हन में रखें कि जो ज़मीनी इंतखाबात का नतीजा आया है उसके तहत मुस्लिम लीग नून ने हरीपुर के अंदर जो कि खैर पख्तूनख्वा का हिस्सा है और इधर जो है इनके उमर अयूब साहब की बेगम जो है वो लड़ रही थी और पूरी पीटीआई कैंपेन कर रही थी। हमने इनको उधर हरीपुर में हरा दिया है। हमने इनको 13 में से 12 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत गई है ज़मीनी इंतखाबात की। तो ये तमाम मामला जो है वो पॉपुलैरिटी अब इनके पास वाली नहीं है। अगर ये समझते हैं कि हमारे पास वो पॉपुलैरिटी अब इनकी जा चुकी है, वो वक्त गुजर गया है। वक्त अब जो है वो अवाम को आपने ग्राउंड पे डिलीवर करके देना है। जैसे कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पंजाब में बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं। मतलब उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके पूरे पाकिस्तान में चलते हैं। तो डिलीवरी के ऊपर मेरा ख्याल है खैर पख्तूनख्वा में अगर ये फोकस करें तो इनकी पॉपुलैरिटी शायद वापस आ जाए। मगर अभी इस वक्त तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत टैंक कर गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की तहरीक, जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे तब उन्होंने तहरीक चलाई तो वो कामयाब नहीं हुई, तो अब वो जेल में कहाँ से उनकी तहरीक कामयाब हो। पॉपुलैरिटी का फासला तो सेनेटर साहब इलेक्शन के अंदर ही होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में बहुत तब्दीली आई है। वज़ीर आज़म साहब से सीएम के पी के ने मुलाकात की, सिक्योरिटी के मामले के हवाले से जो इजलास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके बाद हुआ जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी शरीक थे, उसके अंदर से भी जो है वो खबरें जो आई वो विफाक से मिलती जुलती थी। जो विफाक चाहता है वो कुछ होने जा रहा है। तो अगर पीटीआई अपने रवैये में तब्दीली ला रही है तो क्या हुकूमत भी अपने रवैये में अब मजीद तब्दीली लाएगी? नहीं देखिए वो बयानिया जो है वो फिर कोई और बना लेंगे। वो कहेंगे जी अब वो अपना वो एक्सरसाइज की मशीन नहीं दी उस पर बयानिया बना लेंगे। खाने का मेन्यू ठीक नहीं था उस पर बयानिया बना लेंगे। वो मुशक्ति नहीं दिया उस पर बयानिया बना लेंगे। वो कोई नया बयान है, उनका तो काम ही यही है, उन्होंने कोई ना कोई नया पकड़ लेना उन्होंने फिर। तो ये उनकी बात मान लेने से अगर मसले हल होते तो ये मसले अभी तक यहाँ पे हम पहुंचे ही नहीं होते जहाँ हम पहुंच चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को अपना कंडक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर वो ये एंटी पाकिस्तान हरकतें करना बंद कर दें और ये उल्टे सीधे आर्टिकल लिखते हैं बाहर और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि इस मुल्क के हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो खुद इमरान खान साहब है। तो मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे बजाय इसके कि मुलाकात इनकी पहले कराते रहे तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है आपके सामने ही। हालांकि मैं इसके हक में हूँ कि ये मामला इस तरह नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उसमें ये भी था कि आप जो है वो सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगे, वो कैदी हैं। आप जो है वो आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे, आप ट्वीट नहीं करेंगे, ये फिर भी बाज नहीं आते। तो ये दोनों तरफ से है ना मामला। आप वो पहले अपने एंड को सीधा कर ले तो फिर हम भी क्या कहते हैं मुलाकातें पहले भी करा रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये हमने सबसे पहले लिए हैं, जिसके तहत हमने इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली और सेनेट उनको अपॉइंट किया जो ये खुद छोड़ के जो इनके नहीं थे। फिर इनका जो है उससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो है हमने इनके कहने पर अपॉइंट किया। फिर इनकी हमने बहुत सारी बेशुमार और बातें भी हमने इनकी मानी है। तो ये दोनों तरफ से हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए, उन्हें भी लेने चाहिए और मुल्क का जो पॉलिटिकल मामला जो है वो बेहतर होना चाहिए। जहाँ तक डील की बात है, देखिए ये डील वगैरह जो है ये मैं नहीं समझता कि ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई गुंजाइश है।
तो अगर तो वो इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो फिर तो शायद कोई डील हो जाए, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई डील हो। वेट एंड वॉच की सिचुएशन पर है हुकूमत इस वक्त। ये देख रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना रवैया तब्दील करती है, उसके बाद फिर हुकूमत फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच खेला जाना था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर बात की जाए तो ये मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम के अंदर जो एक चेंज आज किया गया था वो ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान को खिलाया जा रहा था और इस टूर्नामेंट में ये उनकी पहली इनिंग्स होती अगर वो पाकिस्तान के लिए आज खेलते या पहली दफ़ा ग्राउंड में उतरते। अब पाकिस्तान के लिए इस ग्रुप के अंदर दो टीमें और हैं, इंग्लैंड और श्रीलंका, जिनके साथ पाकिस्तान ने खेलना है और फिर इसमें से सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट का जो है वो चुनाव होना है। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमान न्याज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान न्याज साहब आपके वक्त का। नुमान न्याज साहब, एक तो सबसे पहले ये मैच ड्रॉ हो गया, एक चेंज के साथ पाकिस्तान आज ग्राउंड में उतरा था ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान को लेकर। पॉइंट्स तो एक एक मिल गए हैं, लेकिन क्या जो पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी पिछले मैचेस के अंदर देखकर आपको लगता है कि ठीक हुआ, एक पॉइंट मिल गया, या आप समझते हैं कि मोमेंटम टूट गया है? नहीं, मोमेंटम तो खैर हमारा कभी आया ही नहीं कि वो टूटता, लेकिन इस टूर्नामेंट में लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक पॉइंट के बाद अब ये जो है ना इस पूल में, यहाँ पे आपने देखा होगा ऑल टीम्स एंडिंग एट नंबर 2, जो कि टंग इन चीक, यानी कि नंबर 2 टीमें वो सारी एक पूल में है और जो नंबर 1 पे थी वो एक पूल में चली गई हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई पर्सनली फील कि नेट रन रेट पे जब बात चली जाएगी तो ये जो नो मैच है ना, नो रिजल्ट, दैट मे वेल हर्ट वन ऑफ द टू टीम्स जो आज इफेक्ट हुई हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज मैच तो हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आया हो गई और इट इज़ डिप्लोरेबल इंडीड। मैं आपको ये बताता हूँ कि कल जब हुई ना इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक हैसन की, तो उसकी जो पीछे अगर आप देखें तो मैं भी कह रहा था कि ये जो 15 रुकनी टीम पाकिस्तान ने सेलेक्ट की थी, ये उस किस्म की टीम सेलेक्ट की थी, 2 तेरे 2 मेरे, एक मेरा फेवरेट। तो ये आपने ना मिडल ऑर्डर रखा, ना आपने स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रखा, आपने सारे गोलकीपर रख लिए, स्टॉपर रख लिए विकेट कीपर्स की जगह। उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं से भी सिंक नहीं होता, 30-35 मैच हो गए, ही हैजंट बीन एबल टू प्रूव, बल्कि वो एक्सपोज हो चुका है जो उसकी टेक्निक और मेथड है। इवन इंडिया के अगेंस्ट जो 40 किया था 32 गेंदों पे, वहां पे जब कुलदीप यादव आया तो ही डिडंट हैव एनी क्लू टू प्ले अगेंस्ट हिम, तो उसने वो लंबी टांग रख के स्वीप्स मारनी शुरू कर दी। देन ऑफ कोर्स हमें पता था कि शाहिनशाह अफरीदी का Tier 1 या Tier 2 जो है मिनिस्कल इंजरी हुई है, दैट वाज इन बिग बैश, हम उनको भी लेके चले गए। इसी माइक हैसन ने बाबर आजम को ड्रॉप किया था T20 टीम में से, और ये कह के, और इवन कोच इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड, कोच के अलावा जो आपके सिलेक्टर हैं, कि जी स्ट्राइक रेट इनका ठीक नहीं, इंप्रूव करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक हिम बैक। तो फिर व्हाई डिड यू टेक हिम बैक? उसका स्ट्राइक रेट तो कहीं इंप्रूव नहीं हुआ, वो तो कहीं नहीं खेला। फिर मैच में जो उसकी कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज हॉरेंडस। तो उसके बाद बाबर आजम तो इस टीम का हिस्सा नहीं बनता था। अब अगर ये साफ लगा, कल की मैं बात पे रिकनेक्ट करता हूँ, जब इसने चार्जशीट कर दी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वन ऑफ द प्रीमियर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान एवर, जो है आपने उसको ह्यूमिलिएट किया, एनहिलिएट किया बाय सेइंग कि वर्ल्ड कप्स में उसका स्ट्राइक रेट जो है वो एज एन ओपनर वो 100 से नीचे है, और हमने नंबर 4 पे उसका एक स्पेसिफिक रोल रखा हुआ है। नंबर 4 पे बाबर आजम खेल ही नहीं सकता, जो उसकी गेम है। आप यू कैन नेवर आस्क अ क्लासिकल म्यूजिशियन टू एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग रॉक। मैं अच्छा कलामी की माजत यहाँ पे नुमान न्याज साहब, एक ये चीज़ आपसे अब जानना चाहूँगा। अब आपने वो खुद मेंशन किया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो पिछला मैच हमारा हुआ था नामीबिया के खिलाफ, उसमें भी बाबर आजम को ग्राउंड में नहीं भेजा गया, वो पैड करके बैठे हुए थे, फिर तनकीद भी बड़ी हुई कि सबसे सीनियर प्लेयर है और ह्यूमिलेट किया गया उसको। आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर को तब्दील करने की ज़रूरत है? अब फ्रंट अगर हमें पावर प्ले के अंदर एक विकेट जाती है तो फिर हमें फ़खर जमान को कहीं 1 डाउन रखना चाहिए, फिर बाबर, और फिर कहीं कप्तान को आना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर होना क्या चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स तो हमारे पास अब यही हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ ना, हमने जो तबाही की है वो ये की है कि 15 तो चले हम गलत ले गए, हमने 11 भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट खिलाए हैं, गलत खिलाए हैं। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देने लगा था ये बाबर का, कि आप बाबर, मुझे तो ऐसे लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि माइक हैसन इज सेटलिंग स्कोर विद बाबर आजम। दुनिया में कोई भी बंदा नहीं है
कोई ऐसा अजूबा नहीं है जिनको ये पता कि T20 में बाबर 4 पे नहीं खेल सकता, या वो ओपन कर सकता है या वो नंबर 3 खेल सकता है। अब सलमान आगा से 2-3 जगह पे रन हो गए तो सेल्फिशली ही हैज डिसाइडेड टू एडहेयर एट नंबर 3। तो फिर इसके बेहतर है बाबर को खिलाएं ना, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। अभी आपने खुद बोला कि नामीबिया के अगेंस्ट मैच में आपने बाबर को भेजा ही नहीं। अच्छा, अब उसमें भी वो कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 12 ओवर हो गए थे, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। चलो मान लिया मैंने तुम्हारी बात यार माइक हसन साहब, अगर मैं वहां पे बैठा होता मैं काउंटर क्वेश्चन करता कि फाइन, बट हाउ कम कि आपने ख्वाजा नाफे खिलाया जो कि ब्रिलियंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, और आपने उस्मान खान जो आप उसके बाद कॉन्फिडेंस उस पर रख के उसको खिलाई जा रहे हैं, उसने पिछले मैच में स्कोर किया हुआ है, स्पिनर्स उसको हिटे मारता है, तो उसको फिर शादाब खान कहाँ से आ गया 4 नंबर पे? वो इसलिए आ गया कि आपने उसे परफॉर्मेंस करवानी थी अगेंस्ट अ वीकर टीम नामीबिया। बॉलिंग आपने इंडिया के अगेंस्ट भी उस्मान तारिक से पहले शादाब को कराई थी, बिकॉज शादाब डायरेक्टली आ रहा है, फेवरेट है माइक हैसन का, नहीं बनती थी जगह। इब्रार अहमद अंधा भी कहेगा कि कहीं से बाहर नहीं होता। ही इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रैंकिंग में ही इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स, और पाकिस्तान का बेस्ट वाइट बॉल बॉलर है। नहीं उससे बॉलिंग आपने करवानी थी पावर प्ले में अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, अपने इंडिया के अगेंस्ट करवाई, एक ऊंच नीच हुई, आपने उसको बाहर कर दिया। आपका मेन स्ट्राइक बॉलर है, आपने फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को खिलाई जा रहे हैं, वो आपका एज ए फील्डिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ना बैटिंग में यूटिलाइज हो रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं। सो ये साफ इन्होंने जो है ना तबाही मचाई हुई है। आपकी अगर एग्जैक्ट बैटिंग ऑर्डर बनता है, साइम अयूब से रन्स नहीं हो रहे, उसके 40-45 मैचेस में रन्स नहीं हो रहे, और वो बहुत पैची ब्रिलियंस के साथ बैटिंग कर रहा है, तो बॉलिंग में खेलता है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। चले मान लिया वो टॉप उसकी रेटिंग्स हैं एज एन ऑलराउंडर, वैसे कमाल है 20 की एवरेज के साथ टॉप ऑलराउंडर। अब उसको नीचे लेके जाएं, आपको एक लेफ्ट हैंडर ओपनर चाहिए तो फखर जमान को ओपन करवाएं साहिबजादा फरहान से। आपको मिडिल में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए तो आप जो है उसको, लेकिन हमारे टेल एंड के अंदर सारे लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर मौजूद है, तो आपको लगता है कि हमारे पास बॉलिंग भी काफी है, ऑलराउंडर्स हैं जिसमें शादाब है, नवाज है, फिर राना फहीम है, फिर साइम है, सलमान अली आगा खुद हैं, उसके अलावा फिर शाहीन शाह अगर टीम में नहीं है तो उसकी जगह भी सलमान मिर्जा को खिलाया गया है। हमें बॉलिंग की भी समझ नहीं आ रही कि किससे करवाना है और किससे नहीं करवाना, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हमें उसमें भी नजर नहीं आ रही। फहीम को पूरे टूर्नामेंट में बॉल नहीं करवाया तो पिछले मैच में करवा लिया गया। देखिए पिछले मैच में निजामत मटाने के लिए कराया था ना, क्योंकि आप प्रोटेक्ट कितना करेंगे आप। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी आपने पूछा ऑलराउंडर, पहले तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन मुझे बताएं। पाकिस्तान के लास्ट जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स आए थे दैट वाज अजहर महमूद एंड अब्दुल रज़ाक, उसके बाद कोई ऑलराउंडर नहीं आया। आप शाहिद अफरीदी को कह सकते हैं स्पिनिंग ऑलराउंडर था, या विकेट कीपर्स को कह सकते हैं कि वो ऑलराउंडर है जैसे सरफराज अहमद था, बट बॉलिंग टर्म्स में आपके पास कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं आया। जेन्युइन ऑलराउंडर होता है हार्दिक पांड्या की तरह, जो आप एज बैट्समैन उसको गिन लो, एज बॉलर उसको गिन लो, पूरा बॉलर है पूरा बैट्समैन है। और आप इतने जो पैक कर लेते हैं ऑलराउंडर्स, तो आप 8 या 9वें नंबर पर आपको शर्म नहीं आई नामीबिया के अगेंस्ट बैटिंग पैक कर रहे हैं और 9वें नंबर पे आप फहीम अशरफ को लेके जा रहे हैं। तो आपकी ना स्ट्रैटेजी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ ये आपकी मैनेजमेंट जो है, टूर मैनेजमेंट मैं वो कर रही है। एंड आई डोंट सी, मैंने भी आपको बताया कि ओपन करता है फखर जमान अलॉन्ग विद साहिबजादा फरहान। आप 3 पे बेशक खिला लें इसको, सलमान अली आगा को, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको 4 पे फखर जमान की बेस्ट चेजिंग, फखर जमान कह रहा हूँ, कि साइम को आप 4 पे खिलाएं, 5 पे आप जो है वो उस्मान को लेके आए, देन यू कैन फॉलो इट अप। इब्रार इस टीम में खेलता है, नसीम शाह इस टीम में खेलता है, हैंड्स डाउन अगर शाहीन नहीं है तो नसीम उसको रिप्लेस करता है। सो इस तरह आपकी टीम का बैलेंस बन सकता है। और ये सुपर 8 में अगर आप इस किस्म की ड्रामाबाजी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी पकड़ हो जाएगी। हालांकि जो इन्वायरमेंट बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस किस्म की बाकी टीमों के इश्यूज नज़र आ रहे हैं, इंग्लैंड के भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका के भी आ रहे हैं, न्यूजीलैंड को आज 1 पॉइंट देना पड़ गया, वो दे दिया उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली नेचर हैड इट्स प्ले रोल। सो मैं ये समझता हूँ कि आपका चांस बहुत आउटराइट है कि सेमीफाइनल खेल जाए। ठीक है, और अगले दोनों मैचेस के लिए पाकिस्तान को अब ये भी डिसाइड करना होगा कि टीम क्या रही है, क्योंकि कंफ्यूज है अभी भी खुद पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी और कप्तान भी। बहुत शुक्रिया, नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे, ये वो दुनिया है जहां सच की तारीफ कानून, असूल, इखलाकियात नहीं बल्कि ताकत तय करती है, और ताकत का मुतरादिफ सिर्फ एक नाम बन चुका है, अमरीका। आज के आलमी मंजरनामे को अगर एक जुमले में समेटना हो तो वो यही है कि अमेरिका जो कहे वही सच है, बाकी सब झूठ, सब गलत। ये कोई मुबालगा राय नहीं, जीती जागती हकीकत है। आपने नहीं देखा कि गजा में इंसानी हकूक पामाल हुए, खून बहा,
बर्बादी हुई, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे तो गलत, क्योंकि अमेरिका जो कहे वही सच है। अक़वाम मुत्तहिदा लाख कहे फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी का एहतराम लाजिम, ये उनका बुनियादी हक, मगर ये सब गलत ठहरे और अमरीकी नुमाइंदा कहे कि सिर्फ इसराइल के दिफा का हक सब पर मुकद्दम, तो ये बिल्कुल दुरुस्त। पूरी दुनिया के मुल्कों के पास की हुई करारदादें सिर्फ कागज के टुकड़े ठहरे और हो वही जो अमेरिका करे, क्योंकि अमेरिका जो कहे वही सच है। इसराइल 75,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दे, बस्तियां मिट जाएं, लाशें गिनी ना जाएं, फिर भी इसराइल मोतबर ठहरे, कातिल बच निकले, इल्जाम मकतूल पर आए, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो कहे वही सच है। अमेरिका इसराइल को जदीद मोहलक तरीन असलहा दे, वही असलहा गजा को खंडर बना दे, फिर गजा अमन बोर्ड के नाम पर तामीर नौ की बात चले तो दुनिया गजा की तामीर नौ के लिए उसी अमेरिका को ही अरबों डॉलर के फंड्स दे, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो सोचे वही सच है। यह सिर्फ इस सदी का किस्सा नहीं, 80 की दहाई में भी यही चलन था। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ बंदूक उठाना जहाद था, लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर थे, अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हीरो थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका यही सोच रहा था और अमेरिका जो कहे वही सच है। फिर दुनिया ने देखा कि वही अफगान अमेरिका के खिलाफ मुजाहमत के लिए खड़े हुए तो दहशतगर्द करार पाए। मंजर बदला तो यह नजारा था कि जिनके सर पर लाखों डॉलर का इनाम था वही अमेरिका के साथ कतर में मुज़ाकरात करते पाए गए, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो कहे जो करे वही सच है। ऐसे ही इराक के साथ किया गया कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, इसी बुनियाद पर हमला हो गया, मुल्क उजड़ गया, नस्लें बर्बाद हो गईं। फिर खबर यह निकली कि हथियार तो थे ही नहीं, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि सवाल करे, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो कहे वही सच है। हाल पर ही नजर डालें, वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो इख्तलाफ करे तो उठा लिया जाए, पाबंदियां लगें, मईशत तोड़ दी जाए और फिर अमेरिका वेनेजुएला के तेल का ठेकेदार बन जाए, लेकिन दुनिया मुजम्मत से आगे एक कदम ना बढ़ाए, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो करे जो कहे वही सच है। अब एटमी प्रोग्राम के नाम पर ईरान की शामत लाने की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ इसराइल के पास एक नहीं, दो नहीं, 150 एटम बम है, मगर अमन है, शांति है, सुकून है। और दूसरी तरफ ईरान का तवानाई के लिए भी यूरेनियम अफजूदा करना कबूल नहीं, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो सोचे वही सच है। कल नरेंद्र मोदी अमेरिका की नजर में बुचर ऑफ गुजरात था, आज ग्रेट फ्रेंड है। तारीख बदली नहीं, मफाद बदल गया, क्योंकि अमेरिका जो समझे वही सच है। तो सवाल यह है, क्या सच वाकई सच है या ताकत का बयान? क्या इंसाफ कमजोर के लिए है और क्या दुनिया हमेशा यही मानती रहेगी कि अमेरिका जो कहे वही सच है? आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।